नमस्कार। सुविधा मेजर ऑन लेफ्टिनेंट सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिग्नल्स, सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेस लीग। डियरनेस रिलीफ फॉर पेंशनर ऑन री-एम्प्लॉयमेंट इसका बारे में था। आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में री-एम्प्लॉयमेंट होने के बाद उनको पहले से मिलते आ रहे हैं पेंशन में उनको डियरनेस रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका बारे में है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर से पीसीडीए सर्कुलर का एक क्लैरिफिकेशन भी है। साथ ही पर्स इम्प्लीमेंट होने के बाद पर्स में भी री-एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भर करके सबमिट करना का सिचुएशन आ गया है। जनरली हर एक साल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते वक्त उसमें भी एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते वक्त उसमें भी री-एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का क्वेश्चन है। री-एम्प्लॉयमेंट पेंशनर को उनको पेंशन में डियरनेस रिलीफ मिलने के लिए एडमिसिबिलिटी होने से में भी उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते वक्त री-एम्प्लॉयमेंट को यस करके सबमिट कर दिया तो उनको स्पर्श पेंशन में देते हैं डियरनेस रिलीफ को स्टॉप कर देते हैं। तब कोई कंसर्न्ड री-एम्प्लॉयमेंट पेंशनर्स अपना डिटेल्स पर्स में सही ढंग से भर करके सबमिट नहीं करने से में ऐसा उनको डियरनेस रिलीफ स्टॉप कर दिया हो तो उसी कंसर्न्ड पेंशनर स्पर्श में जा कर कि उनको री-एम्प्लॉयमेंट पर मिला है एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर, उसका साथ उनका पे डिटेल्स वगैरह को सही ढंग से कंप्लीट करके पर्स में सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी कुछ कैसा सबमिट करना है बोल कर के अभी पीसीडी से भी एक इन्फॉर्मेशन है हमारा पास, इसका एक एग्जाम्पल भी है अभी इसी वीडियो में है। ये डियरनेस रिलीफ फॉर पेंशनर्स एडमिसिबिलिटी क्या है, उसका गवर्नमेंट ऑर्डर क्या है, पीसीडीए सर्कुलर और पीसीडीए पर्स में कैसा ये री-एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स सबमिट करना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, इसका बारे में इसी वीडियो में डिटेल से देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल्स। डियरनेस रिलीफ एंटाइटलमेंट फॉर पेंशन एंड री-एम्प्लॉयमेंट इसका बारे में था। इसमें गवर्नमेंट ऑर्डर्स क्या है, पीसीडीए सर्कुलर क्लैरिफिकेशन क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है ये एंटाइटलमेंट पर्स में जाकर के सबमिट करने के लिए, री-एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इज सबमिशन इन पर्स उसी समय पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये है एक अवेयरनेस टू सर्विस पर्सनल एंड वेटरन्स, इसका बारे में तो ये वीडियो है। पहले एक गवर्नमेंट ऑर्डर्स है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी ऑर्डर है 99 एंड 2000 का, वो 2008 का भी। उसी के अनुसार सही एक्शन नहीं होने के कारण से पीसीडीए ने एक सर्कुलर क्लैरिफिकेशन के दौरान उन्होंने इश्यू किया है नंबर 165। इसमें फर्स्ट पॉलिसी ये है, उन्होंने लिखा है नो डीआर फॉर ग्रुप ए एंड कमिश्नर ऑफिसर्स री-एम्प्लॉयमेंट, मतलब डिटेल्स ये है इन केस ऑफ री-एम्प्लॉयमेंट पेंशनर हु होल्ड ग्रुप ए पोस्ट और पोस्ट ऑफ द रैंक ऑफ कमिश्नर ऑफिसर्स एट द टाइम ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट will not be entitled to any dearness relief on pension on the fact that, मतलब ग्रुप ए कमिश्नर ऑफिसर्स उन्होंने रिटायर होकर आकर की री-एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद उनको डियरनेस रिलीफ उनके री-एम्प्लॉयमेंट में वो पेंशन को नहीं मिलेगा बोल कर के इसमें बताया हुआ है। उसका कारण है ये सर्टेन पोर्शन ऑफ पेंशन इज टेकन टू अकाउंट एंड इज नॉट एंटायरली अकाउंट, पेंशन का कुछ पोर्शन उनको मिलते आएगा। फर्स्ट दे पे इन द पोस्ट ऑफ री-एम्प्लॉयमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड एट द मिनिमम ऑफ द स्केल इन ऑल केसेस, वो री-एम्प्लॉयमेंट होने के बाद ग्रुप ए कमिश्नर ऑफिसर उनको मिनिमम पे स्केल में फिक्स होना ऑल केसेस में होना जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड एट द मिनिमम ऑफ द स्केल, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। लास्ट है डियरनेस अलाउंसेस एट द रेट applicable from time to time is also admissible and the pay fixed on the re-employment, री-एम्प्लॉयमेंट में उनकी क्या पे फिक्स किया है उसका टाइम टू टाइम डियरनेस रिलीफ डीए मिलते आएगा वो उनको मिलेगा। इसी कारण से उनको ग्रुप ए एंड कमिश्नर ऑफिसर को री-एम्प्लॉयमेंट होने के बाद उनको पेंशन में डीए नहीं मिलेगा, ये बोल करके इसमें पॉलिसी है डियरनेस रिलीफ का। नेक्स्ट है ग्रुप बिलो ग्रुप ए एंड एक्स-सर्विसमैन, इसमें लिखा है
their pay on re-employment is to be fixed at the minimum of the pay scale of the post in which they are re-employed. Such civilian pensioners will consecutively be entitled to DNS relief on their pension at the rates applicable from time to time. Below ऑफिसर्स हैं, ग्रुप ए ऑफिसर्स, उनको रीएम्प्लॉयमेंट होने के बाद उनको क्या हो जाता है, उनको मिनिमम स्केल में फिक्स हो जाता है, इसलिए उनको पेंशन में मिलते हैं DA कंटिन्यू मिलते आएगा, उनको देंगे. नेक्स्ट है द एक्स-सर्विसमैन who retired before attaining the age of 55 years and re-employed thereafter, and their pay fixed at the higher stage because of advance increments and no protection of the last pay turn is being given. The pay should be treated as fixed at a minimum only for the purpose of ignoring the entire pension and allowing DNS relief on pension. एक्स-सर्विसमैन रिटायर्ड होने के बाद उनकी री-एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, उनकी क्या है एक एडवांस इंक्रीमेंट मिलने के बावजूद भी उनको पे प्रोटेक्शन नहीं होगा, तो लास्ट में रिटायर्ड होकर आते हैं उसी समय पर उनका क्या पे मिलते हैं वो चीज़ नहीं फिक्स नहीं होने से में उसको कुछ भी उनका पे फिक्स होता है नीचे उनका री-एम्प्लॉयमेंट में, उसको मिनिमम स्केल माना जाता है. Treated as fixed as minimum only for the purpose of ignoring the entire pension and allowing DNS relief on pension. इसलिए उनको पेंशन मिलते आ रहे हैं, उसको DNS रिलीफ देंगे बोलकर के इसमें दिया हुआ है. नेक्स्ट है डिसेबिलिटी एलिमेंट. डिसेबिलिटी पेंशन में एक पार्ट है डिसेबिलिटी एलिमेंट भी है. द डिसेबिलिटी एलिमेंट इज पार्ट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन. देयरफॉर पोजीशन एक्सप्लेन्ड एट A and B above will also apply for regulating DNS relief and disability element during re-employment of pensioner drawing disability pension. डिसेबिलिटी पेंशन ग्रुप ए कमिश्नर ऑफिसर और JCS और इक्वलेंट रैंक सिविलियन मिलते हैं, लेकिन क्या पॉलिसी पहले बताया हो उसी में अभी मिलेगा. लास्टली फैमिली पेंशन. फैमिली पेंशन एम्प्लॉयमेंट होने के बाद उनको बताया हुआ है द फैमिली पेंशन रिसीव्ड by the eligible central government employees armed forces pensioner is any case not taken into account in determining the pay on employment. Therefore DNS relief at the rates applicable from time to time shall be admissible on their family pension. फिर भी उनको फैमिली पेंशन में उनको DNS मिलते आ रहे हैं, जरूर मिलते हैं उन लोग एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी. ये था PCDA सर्कुलर नंबर 165 में क्लैरिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑर्डर का, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है. इसमें इम्पॉर्टेंटली हर एक साल एक्स-सर्विसमैन और पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट देते आ रहे हैं, उनका पेंशन कंटिन्यू मिलने के लिए है. उसी समय में उसी लाइफ सर्टिफिकेट में भी एक कॉलम है री-एम्प्लॉयमेंट yes or no. अभी री-एम्प्लॉयमेंट पेंशनर को उनको एलिजिबिलिटी होने के बावजूद भी पेंशन में DNS रिलीफ मिलने के लिए वो इसमें येस क्लिक कर दिया तो उनको वो स्पर्श ने क्या कर देते हैं, उनको पेंशन में मिलते आ रहे हैं, उनको DNS को स्टॉप कर देते हैं. क्योंकि पेंशनर्स री-एम्प्लॉयमेंट होने के बाद उनका डिटेल्स पर्स में सही ढंग से सबमिट करके पर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तो इसी कारण से क्या करना चाहिए उसका कार्रवाई ये है पर्स में कैसा उसको डिटेल्स सबमिट करना है. पर्स में है अपना यूज़र ID पासवर्ड करके क्रेडेंशियल यूज़ करके माई प्रोफाइल में क्लिक कर दिया तो एम्प्लॉयमेंट री-एम्प्लॉयमेंट कॉलम आएगा. उसके बाद वो री-एम्प्लॉयमेंट को उसको क्लिक कर दिया तो नीचे येस करना पड़ेगा, येस कर दिया तो और कुछ आएगा उसमें रिपोर्ट फॉर री-एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स प्रोसीड, उसको प्रोसीड कर देगा तो उसके एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशन टाइप फर्स्ट अभी री-एम्प्लॉयमेंट हुआ है, उस री-एम्प्लॉयमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट है उसको आपने सेलेक्ट करना है. आपको पता है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में दिया होगा. नेक्स्ट है ऑफिस नेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पब्लिसिटी होगा, फिर भी वो ऑफिस नेम है. अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट होगा तो उसमें डिपार्टमेंट होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, पुलिस डिपार्टमेंट होगा और वही सर्विसेज होगा, उसको क्लिक करना है. उसका बाद एक डिटेल है री-एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डेट, किसी टाइम पर उनको री-एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ. उसका बाद एंड डेट है, एंड डेट वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो सर्विस में होते हैं री-एम्प्लॉयमेंट में. नेक्स्ट है पे कमीशन, उसको पे कमीशन को क्लिक कर दिया तो उसमें डिटेल्स आएगा 5th 6th एंड 7th CPC. किसी समय पर उन्होंने री-एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट किया है, री-एम्प्लॉयमेंट हुआ, उसी समय में उनका पे स्केल का वो मिनिमम पे स्केल डिटेल्स उसमें आ जाता है. उसी के अनुसार उनको पे बेसिक पे एंड इनिशियल री-एम्प्लॉयमेंट में क्या था फिक्स किया है.
अटैच रीएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी है। अटैच रीएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, इसको सही ढंग से लेकर के सबमिट नहीं करने से में वो अपना ये रिजेक्ट हो जाता है अपना सर्विस रिक्वेस्ट। इसको एक पेंशनर को तो उन्होंने पेंशन में मिलते आ रहे थे, डीएनएस लीव स्टॉप हो गया था क्योंकि उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते वक्त येस कर दिया था, लेकिन उन्होंने पहले पर्स में ये सबमिट नहीं किया है। बाद में हमने एक कंप्लेंट उनको सर्विस रिक्वेस्ट दिया तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था आप लोगों ने सही ढंग से रीएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया, इसलिए इसी माफिक ये डिटेल्स होना चाहिए उसका अंदर की उन्होंने दिया हुआ है। उसमें फर्स्ट है पे स्केल ऑफ द रीएम्प्लॉयमेंट क्या था, पे फिक्स्ड इन रीएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ था, वेदर एडवांस इंक्रीमेंट गिवन और नॉट, प्रोडक्शन ऑफ द लास्ट पे टर्न ऑफ द डिफेंस सर्विस इज गिवन और नॉट। ये पूरा का पूरा डिटेल उसी रीएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में होना जरूरी है। ऐसा होने से में अभी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी कारण से हमने रीएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वो एक्सर्विसमेंट इनको स्टॉप हो गया था, पर्स ने स्टॉप कर दिया था डीएनएस लीव को, उनको संबंधित कंसर्न डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट लिया था, उसी में स्केल ऑफ पे दिया था, उसके बाद पे फिक्स्ड इन रीएम्प्लॉयमेंट में दिया था, एडवांस इंक्रीमेंट नहीं मिला इसलिए उसमें नॉट अप्लीकेबल नॉट गिवन, प्रोडक्शन ऑफ द लास्ट पे टर्न ऑफ द डिफेंस सर्विस उसमें लिखा था, नॉट टेकन टू अकाउंट ऑफ द फॉर फिक्सेशन ऑफ द पे इन रीएम्प्लॉयमेंट, पे फिक्स्ड इन रीएम्प्लॉयमेंट मिनिमम सर दैट इज़ 5200 बोल करके दिया था। वेरस फौज में रिटायर्ड होते हुए तो उनका पे इतना था, लेकिन उनको उसी से बहुत कम में रीएम्प्लॉयमेंट मिला बोल करके इस सर्टिफिकेट लेकर के हमने सबमिट किया। ये सबमिट करने के बाद पर्सन ने एक्सेप्ट करके उनको डीए देना शुरू कर दिया, लेकिन इतने समय तक उन्होंने 1-2 साल तक उनको नहीं मिला है, उसको भी हमने ग्रीवेंस डाला है, वो जल्दी मिल जाएगा। ये इन्होंने अपना डिटेल सबमिट किया है उसको देख सकता है। अगेन एम्प्लॉयमेंट रीएम्प्लॉयमेंट में जाकर के प्रोफाइल में क्लिक कर दिया तो येस कर दिया तो रिपोर्ट ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट उसको क्लिक कर दिया तो वो डिटेल्स पूरा आ जाता है, आपने क्या सबमिट किया वो आ जाता है। उसमें लास्ट में है एक्शन में उसको एडिट है, उसको व्यू कर दिया तो पहले हमने क्या स्टार्टिंग डेट है एम्प्लॉयमेंट उसका स्पेस स्केल किया था, फिक्स किया था, वो पूरा का पूरा इसमें आ जाता है, वो चेक कर सकता है। हमने सबमिट किया वो एक्सेप्ट हो गया है, वो डिटेल्स पर्स में है नहीं है बोल करके ये था पूरा डिटेल्स पर्स में कैसा रीएम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भरना बोल करके विथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो सर्टिफिकेट में क्या चीज़ होना चाहिए बोल करके हमने बताया था। लास्ट में तो ये हर एक पेंशनर रीएम्प्लॉयमेंट हो गया तो अपना अपडेट करना ज़रूरी है, लेकिन अपडेट नहीं किया तो उसको रीएम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन को वो येस कर दिया तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते वक्त इनकेस आपने इस पर्स में ये डिटेल्स नहीं पढ़ा हो तो वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो गया तो ये कार्रवाई करना पड़ेगा आपको डीएनएस रिलीफ मिलने के लिए। ये था वीडियो है रीएम्प्लॉयमेंट होने के बाद वो पेंशन में उनको डीए एप्लीकेबिलिटी एडमिशबिलिटी क्या है नहीं है, उसका क्या गवर्नमेंट ऑर्डर है, पीसीडीएस सर्कुलर है, पर्स में कैसा सबमिट करना है, उसका बाद पीसीडीए ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, वो रीएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए बोल करके वो पूरा का पूरा इसी वीडियो में हमने डिटेल से बताया। क्योंकि कोई भी एक्सर्विसमैन कोई ऐसा रीएम्प्लॉयमेंट बहुत एक्सर्विसमैन हुआ है उनको लिए कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो कैसा इसी सही ढंग से ये डिटेल्स भर करके सबमिट करने के लिए ये वीडियो हमने डाला है। अब तक ये वीडियो देखा है सुना है आप सब लोगों के लिए थैंक यू, जय हिंद।